अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। मेरे साथ अजहर सदीक एडवोकेट साहब मौजूद हैं। अजहर सदीक साहब न सिर्फ कानूनी मामला पर गहरी नजर रखते हैं, बल्कि सियासी सूरत हाल पर भी इनकी काफी गहरी नजर है और तमाम मामला को समझते हैं और समझाते भी हैं लोगों को। इसलिए इस टाइम मैंने इनको जहमत दी है। अजहर साहब, बहुत ज्यादा पेचीदा सूरत हाल पैदा हो चुकी है। एक तरफ यूसुफ रजा गिलानी जो सेनेटर मुंतखब हुए हैं, उनके ऊपर नाअहली की तलवार लटक रही है, क्योंकि पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दी और खासतौर पर आपने भी एक दरखास्त दी है कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाब से पहले इस दरखास्त पर फैसला किया जाए। एक तो जो वोटों की खरीदो फरोख्त हुई है और उसके बाद उनके बेटे की जो वीडियो सामने आई थी, तो इलेक्शन कमीशन ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दी वो दरखास्तें हैं। आप इस मामले को क्या समझ रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाब से पहले ये नाअहल हो सकते हैं सर? बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। मैं पहले तो बता दूं, पंजाबी च कहीदा है घुंगरूओं तो मिट्टी झाड़ना। अब मैं जरा इंटेंशनली ये बात नहीं मैं कर रहा, मैं मजाकन ये बात कर रहा हूँ। जल्द समात की दरखास्त कल मुकर्रर की है, कल देख लीजिएगा कल क्या होगा। जब तक नोटिस नहीं जारी होता है इस दरखास्त के ऊपर, यानी जब तक यानी सॉरी, तो दूसरी तरफ दूसरा फरीक मौजूद ना हो, तो इलेक्शन कमीशन ने तो कोई भी हुक्म जारी नहीं करना। ये तो उन्होंने जल्द समात की दरखास्त मुकर्रर की। आपको पता है कि अर्ली हियरिंग की कोई दरखास्त जब लगे तो अदालत उस पर फिर नोटिस जारी करती है मेन केस को फिक्स करने का। मेन केस जो है ना वो 11 मार्च को फिक्स है और 12 मार्च को चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है। तो कल होना कुछ नहीं है। कल बुनियादी तौर पर वो यही कहेंगे ज्यादा से ज्यादा हम 10 मार्च को केस की समाअत मुकर्रर कर देते हैं, वरना कहेंगे जी 11 मार्च को रखा तो हुआ है, ऐसी जल्दी क्या है आपको। तो वहां वो बुनियादी तौर पर यही है कि हमारे पास इख्तियार है, हम आखिरी दिन भी जो करना चाहें कर सकते हैं। तो देखना ये है कि असल तो हेयरिंग जो होनी है या तो वो 11 मार्च को होगी, अगर पहले डेट रख दी तो वो 10 मार्च को होगी। तो तीन तरह के काम हो सकते हैं उस दिन। पहली तो बात है इस्तगासा बनता है सेक्शन 167, सेक्शन 168 और सेक्शन 170 इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत। 172 सेक्शन अगर पढ़ लें तो 3 साल सजा है, 1 लाख रुपया जुर्माना है, या दोनों ही हो सकते हैं। अली हैदर गिलानी की तरह जो गुफ्तगू है नासिर शाह साहब के साथ, वोटों की खरीदो फरोख्त, फिर फंड के हवाले से, फिर वोटों को मनसूख कैसे करना है, कैंसिल क्या करना है। उसके बाद मरियम नवाज साहिबा ने जो कहा कि बड़ा यानी खुल के आगे बात की जी, और कहा कि ये नोटों की नहीं, ये टिकटों की। अब टिकटें क्या मतलब है कि आईना आने वाले इलेक्शन के लिए टिकटों की बंदरबांट का लालच दिया है और अनड्यू इन्फ्लुएंस है। ये जुर्म काबिल दस्तंदाजी पुलिस या इलेक्शन नया इस्तगासा दायर कर सकता है। इस चीज को सामने रखते हुए वीडियो आप लोगों के सामने आ चुकी हैं। फिर साथ साथ जो बड़ी वाजे एविडेंस मौजूद है कि फौजिया अरशद साहिबा 174 वोट लेती हैं। मैंने जब आपसे गालमन बात की थी तो मैंने 175 वोट कहा था कि पीटीआई के इंटैक्ट हैं। 5 वोट जो हैं वो बिक गए हैं। लेकिन उससे अगले दिन फिर मैंने मुख्तलिफ वीलॉग से बात करते हुए इरफान हाशमी वगैरह से कहा था कि 29 के करीब वोट हैं जो नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबलियों के खरीद लिए हैं टिकटों के लालच में कि टिकटें देंगे। उसमें से 19 पे कंफर्मेशन दे दी हुई है उन्होंने। और फिर आपके सामने बिलावल साहब सामने आए, बिलावल साहब को भी सारा कुछ पता था। उन्होंने आके यही कहा पंजाब में तहरीक अदम एतमाद दिलाने का कह दिया। फिर उनकी चौधरी परवेज लाई से मुलाकात हुई। आज पीडीएम का बाकायदा इजलास था, उसकी गुफ्तगू मैं बाद में करूंगा, लेकिन अभी तक आपका यहाँ पोजीशन में सामने रख दूं कि इलेक्शन कमीशन पूरा इलेक्शन जो यूसुफ रजा गिलानी की हद तक है वो कलअदम करार दे सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ओपन आइडेंटिफाइबल वोट ना सही नहीं किए इन्होंने, तौहीन अदालत है वो। लेकिन करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस रोकनी थी, जो आर्टिकल 218(3) की मंशा है। तो यहाँ अगर देखा जाए वैसे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए इलेक्शन कमीशन से, जो कि इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज ने बायस शो कर दिया है, जानबदारी शो कर दी है, और उन्होंने प्रेस रिलीज जारी करके अपना माइंड ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दिया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। वो एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी थी, उन्हें इंतजार करना चाहिए था इस सारे काम को सामने रखते हुए, उसके बाद को फैसला करते तो फिर था। सर, लग रहा है वजीर आजम परेशान है, क्योंकि आज उन्होंने अपने जो तमाम जो उनके मुशीर हैं और उसके बाद जो मामले खुसूसी हैं, उनको खुसूसी टास्क दिया है कि टफ टाइम दिया जाए अपोजिशन को।
और दूसरा अपोजिशन की सूरत हाल आप खुद भी देख रहे हैं कि लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। अपोजिशन के मुताबिक उन्होंने एक बहुत बड़ा मार्का सर तो कर लिया है, उसके बाद फिर ये वज़ीर आज़म की परेशानी और अपोजिशन की परेशानी आखिर ये मुल्क को किस तरफ ले जाएगी सर? देखिए, बुनियादी तौर पर बात तो बड़ी सीधी-सी है। अगर आप इस बात को यूँ लेकर चलें कि इमरान खान साहब की जो परेशानी है वो अपनी जगह पर है। लेकिन इमरान खान साहब मैं नहीं समझता परेशान है, अगर वो परेशान होते तो इतना बड़ा वो जुआ ना खेलते। उन्होंने बहुत बड़ा जुआ खेला, उन्होंने अदम एतमाद की तरफ गए। अब अपना एतमाद के मैंने आपको पहले भी कहा था कि इलेक्शन एक्ट में जो हॉर्स ट्रेडिंग या खरीदो-फरोख्त जो होती है, उसपे आइन का आर्टिकल 63 डिफेक्शन क्लॉज़ नहीं लगती है। लेकिन वज़ीर आज़म के एतमाद के वोट पे या अदम एतमाद के वोट पर डिफेक्शन क्लॉज़ लगती है। वो उन्होंने बड़े आसान तरीके से मामला तय कर लिया और हफ्ते वाले दिन उन्होंने बाकायदा एतमाद का वोट आइन के आर्टिकल 91 सब आर्टिकल 7 के तहत ले लिया। लेकिन 95 आर्टिकल के तहत आज भी मामला जो है अगर आप देखें तो वो तलवार लटक रही है। आज भी तलवार लटक रही है आइन के आर्टिकल 95 को सामने रखते हुए अदम एतमाद की तहरीक किसी वक़्त भी आ सकती है। ये ज़हन में रखिएगा और वो 6 महीने की कंडीशंस मैंने नहीं कोई देखी, मैं आपको ऐसे कहूँ कि 6 महीने की कंडीशंस अब मौजूद है। सिर्फ़ और सिर्फ़ जिन दिनों मनी बिल, बजट पेश हो रहा होगा, तो बजट ज़्यादा से ज़्यादा ये जून की बजाय मई में ला सकते हैं। उससे जल्दी जो है ना, वो ये मामलात कंट्रोल नहीं कर पाएँगे, मेरी ज़ाती राय के मुताबिक। तो गेम ऑन है। यहाँ इमरान खान साहब अपने उन 16 एमएनएस के खिलाफ कुछ कर नहीं सकते। अगर उन्हें पार्टी से निकालते हैं तो थिन मेजॉरिटी के साथ वो मौजूद हैं। उनके लिए वो कबाहतें पैदा हो सकती हैं। वो इसी तरह मामला लटका रहेगा, उन्हें निकालना भी होगा, तो वो आखिरी साल के अंदर उनके खिलाफ निकाल के उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी होगी तो वो कर सकते हैं। लेकिन वो कार्रवाई में उनको डी-सीट करना बड़ा मुश्किल है। अगर वो एतमाद की तहरीक में नहीं आते, तो फिर बात कुछ और होनी थी। तो ये लॉन्ग मार्च का सर ऐलान क्यों किया फिर? अब कल तक तो ऐसा लग रहा था कि मामला सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह काफ लीग से मुलाकात भी आप फरमा रहे थे और वैसे मुलाकातें भी हुई कि पंजाब से उनको बुज़दार साहब को निकालना है और उसके बाद फिर लॉन्ग मार्च का ऐलान। तो फिर इनकी अपोजिशन की परेशानी मज़ीद बढ़ क्यों रही है सर? अपोजिशन मैं यही तो कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब की परेशानी मैं नहीं समझता इतनी ज़्यादा है। ज़्यादा परेशानी तो इन लोगों को है कि इन्होंने जो वार किए थे पीडीएम ने या अपोजिशन ने वो नाकाम हो गए। वो हम नाकामी की शक्ल में हम देख लें, यानी वो एक्सपोज़ होगी, वीडियो भी एक्सपोज़ होगी, मरियम नवाज़ की ज़ुबान से अल्फाज निकल गए, बिलावल भुट्टो की या आप कह दें नापुख्तगी की वजह से वो चीज़ें सारी सामने आ गई और वीडियो लीक होने के बाद और फिर इमरान खान एतमाद का वोट भी ले गए, जिससे उनको बहुत परेशानी हुई, बहुत ज़्यादा परेशानी और दिक्कत हुई और उसका अल्टीमेटली एडवांटेज आप सबने देख लिया है, आप लोगों के सामने मौजूद है और अपोजिशन को नज़र नहीं आ रहा कि इमरान खान सबको गिरा सकेंगे। उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से मैंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि वो उनको गिराना भी इतना आसान नहीं है, वो खुद नहीं गिराना चाहते। अपोजिशन क्यों गिराएगी या पीडीएम क्यों गिराएगी कि उस्मान बुज़दार साहब तो पहले ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारी बैठे हैं और पीटीआई की गवर्नमेंट को जितना नुकसान उस्मान बुज़दार ने पहुँचाया शायद किसी ने नहीं पहुँचाया। ये तो आपके सामने मौजूद है। तो वो आज की जो अंदर की मीटिंग है, जो पीडीएम वालों के साथ आपस में मीटिंग हुई है, बिलावल भुट्टो साहब के इस बात को अदम एतमाद को रद्द कर दिया नवाज शरीफ ने भी और मौलाना फजल रहमान ने भी। वो पंजाब में इंटरेस्टेड नहीं है, वो वफाक की तरफ जाएंगे। वफाक ही में वो चाहते हैं कि अगर वफाक का उनके पास कंट्रोल होगा तो वो तमाम सूबों में आसानी से कंट्रोल कर सकेंगे। वो पंजाब से उनके मसाइल हल नहीं होते। तो ये आप कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च की असल वजह भी यही है कि वो वफाक में कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं। बिल्कुल असूली तौर पर नजर कुछ नहीं आ रहा ना। अब असल में नजर उन्हें कुछ नहीं आ रहा। वो इसीलिए ये मामला इधर लेके जाना चाहते हैं ताकि वो प्रेशर बढ़ाई रखें और वो लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे और लॉन्ग मार्च हो भी जाएगा। होना कुछ भी नहीं है लॉन्ग मार्च के अंदर भी। लॉन्ग मार्चों से या इससे गवर्नमेंटें जाया करती हैं, आईनी और कानूनी तरीके से ही जाएंगी और या तो वो अदम एतमाद का तरीकाकार है या इमरान खान साहब खुद इस्तीफा दे दें। उसके अलावा तीसरी कोई ऑप्शन नहीं है। आइन का आर्टिकल 52B भी इस्तेमाल तब होना जब वजीर आजम कहेंगे असेंबली तोड़ने को। तो ये रवायत मेरा नहीं ख्याल अब कायम होगी। ये रवायत पुरानी दफन हो चुकी है। ये अगर अगर प्रेशरों से गवर्नमेंट जाना शुरू हो जाए
तो आने वाले दौर में फिर जो इनकी गवर्नमेंट आएंगी वो भी प्रेशरों में आके गवर्नमेंट रवाना करनी पड़ जाएंगी। तो ये रवायत मेरा नहीं ख्याल है। प्रेशर ये तो सिर्फ और सिर्फ अपने तो भाई एक प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं, वो बिल्ड करने के हवाले से मामला को लेकर चल। सर कुछ लोग तासुर दे रहे हैं कि जो चेयरमैन सेनेट होंगे या तो पीडीएम से होंगे या फिर एस्टेब्लिशमेंट के होंगे। क्या सादे संदरानी जो है क्या एस्टेब्लिशमेंट के वो होंगे चेयरमैन सेनेट उनके उम्मीदवार के तौर पर लिए जा रहे हैं? देखिए बुनियादी तौर पर देखिएगा, सूबा सिंध से सदर हैं। ये देखें, वफाक को आपको इंटैक्ट भी रखना है। पंजाब से अगर इमरान खान साहब को इस्लामाबाद वगैरह से ले लिया जाए तो आपके सामने मौजूद है। स्पीकर नेशनल असेंबली सूबा सरहद से हैं, तो बलोचिस्तान की नुमाइंदगी देना बहुत जरूरी है। सादक संजरानी साहब, ये इंटेलिजेंट फैसला है इमरान खान का कि उन्होंने उनको मैदान में रखा है, जो कि बलोचिस्तान का बहुत फर्क पड़ेगा। बलोचिस्तान की वजह से वोट जो है ना, वरना सबसे ज्यादा नुकसान अगर कोई और आप चेयरमैन सेनेट लेके आती हैं तो बलोचिस्तान में वोट इंटैक्ट रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बलूचिस्तान की वजह से मेरा जहां तक ख्याल है, सादक संजरानी देखे 47 ये बात कर रहे हैं, 47 और गालबन 51 वोटों की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मेरी इत्तला के मुताबिक 49 और 50, 49 और 51 ले लें, चलें यूं ले लें। 49 और 51 में दो वोटों का फर्क है सिर्फ, और वो 2 वोट संजरानी साहब के लेने को, संजरानी साहब 54 से जायद वोट लेंगे, मैं खबर दे रहा हूं आपको। 54 से जायद वोट लेंगे, हो सकता है 60 तक भी वोट चले जाए। संजरानी साहब बड़ी आसानी से ये इलेक्शन जीत जाएंगे, यही तो परेशानी है। इसीलिए तो लॉन्ग मार्च का, वरना वो खुशियां आप तो देखे ना, उनकी खुशियों जो वो मनाना चाहते थे यूसुफ रजा गिलानी की जीत का, वो तो गम और मुसीबतों में आप उनके जिम्मे आ गई। अब अगला जो इलेक्शन, जो अगली जो मुसीबत पड़ेगी उनके लिए, वो ये होगी यूसुफ रजा गिलानी ये इलेक्शन हार जाएंगे, और ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि यूसुफ रजा गिलानी का इलेक्शन कलअदम करार दिया जा सकता है। और पॉसिबिलिटीज है, एविडेंस काफी चीजें हैं, रिकॉर्ड पे चीजें सारी मौजूद है। 11 तारीख को इलेक्शन कमीशन चाहे तो उस पर रीपोलिंग का कह सकती है, नए वोट डालने का कह सकती है, और उनका इलेक्शन कलअदम करार दे सकती है। सर वजीर आजम के हवाले से जिस तरह आपने पेशगोई की थी वो सही साबित हुई। पहले मैं आपको एक कानूनदान समझता था, वकील समझता, अब भी समझता हूँ। उसके बाद अगर साजिद संदरानी वाली ये पेशगोई आपकी सच साबित हुई तो मैं आपको नजूमी भी समझूंगा, क्योंकि जो पेशगोई कर रहे हैं अब तक वो बिल्कुल सही साबित हो रही है सर। अच्छा देखिए, सवाल ये नजूमी होने का नहीं है, सवाल ये है कि पॉलिटिकल माइंड रखने का, पॉलिटिकल एनिमल होने का, और अपने आप को जागता रहने का, तवज्जो देने का। यानी मेरी दोस्तियां हैं पीएमएलएन में भी, पीपल्स पार्टी में भी, नून लीग में, तो खबरें तो अंदर की मिलती रहती है। हमने कुछ चिड़िया तो रखी नहीं। चिड़िया तो छोटी चीज है, मैंने बाज रखे होते हैं। बाज आपको पकता है, बड़े आपको पता है हॉक की क्या पोजीशन है। तो हम तो चपटते हैं सारी मामलों को सामने रखते हुए। और ये मैं बता दूं आपको, खबर में पहले दे रहा हूं आपको, ये सादक संजरानी साहब ने ये इलेक्शन ले जाना है और ये नींदें हराम हो जानी है। उसके बाद पीडीएम की जो मूव है ना, पीडीएम की मूव बनने में चांसेस सिर्फ एक बन सकते हैं, अगर यूसुफ रज़ाक गिलानी नायल हो जाते हैं, वो बज़ाहिर नजर नहीं आता मुझे, यानी 50-50 चांसेस है, मैं पहले बता दूं आपको, बज़ाहिर नजर नहीं आता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह अपना माइंड दे दिया है, वो यूसुफ रज़ाक गिलानी को डिस्क्वालीफाई नहीं करने वाले। लग यही रहा है, डिस्क्वालीफाई तो नहीं, माजरत के साथ, कि वो उनका नोटिफिकेशन शायद जारी ना कर दें। सर असल में केसेस आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं कि तवील अरसे तक चलते हैं। जिस तरह आप कहीं भी मतलब टर्नओवर अपना पूरा कर जाता है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन ट्रिब्यूनल फैसला नहीं कर पाता। तो ये लग रहा है आपको ऐसा ही लटका रहेगा केस, पेशियां भुगतते रहेंगे, खबरें होती रहेगी, लेकिन असल में कुछ नहीं होगा। देखिए, अगर ये नोटिफिकेशन हो जाता है यूसुफ रज़ाक गिलानी का बाहसियत चेयरमैन, बाहसियत सेनेटर, तो उसके बाद ये उसका इलेक्शन चैलेंज होगा इलेक्शन पटिशन के जरिए, तो वो ट्राइब्यूनल में जाएगा। ट्राइब्यूनल में कौन जीता है तेरी जुल्फ के साए में, वो पता नहीं कितना वक्त लगता है। वो वक्त लगने के बाद अगर वो फैसला होता है तो उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, और इतनी देर में इनकी गवर्नमेंट का वक्त खत्म होने का हो जाएगा। गवर्नमेंट ये मियाद पूरी करेगी, और यूसुफ रज़ाक गिलानी को इनको जो तवज्जो देनी चाहिए, उनको इसी स्टेज पे तवज्जो देनी चाहिए, और इसको उन्हें आला अदालतों में, इलेक्शन कमीशन का जो फैसला हो, उन्हें आला अदालतों में चैलेंज करना चाहिए, जो कि उनका केस बड़ा मजबूत है। रेफरेंस 1 में जो फैसला आ चुका है, और यूसुफ रज़ाक गिलानी देखा जाए तो बज़ाहिर धांधली से जीते हैं, वोटों की खरीदो फरोख्त से जीते हैं, वरना वो यहाँ कौन सा जमीर जागा है, पैसे आ गए, वो टिकटें आ गई, मुंह से निकल गया, यहाँ जमीर की बातें तो बुरी लगती है ना, अच्छा नहीं लगता ये बातें करते हुए। सर ये बुज़दार की तब्दीली शायद नजर ना आ रही हो, लेकिन मेरी कुछ साथी इतलात हैं जिसमें वजीर कानून वफाकी वो तब्दील होने जा रहे हैं और गवर्नर सिंध भी तब्दील होने जा रहे हैं। क्या आपके जो बाज हैं उन तक ये खबर पहुंची है?
अच्छा, ये देखें, ये वजीर कानून वाला मैं आपको बता दूं, मेरा नहीं ख्याल है कि इमरान खान साहब को बहुत बड़ा रिस्क लेंगे फारूक नसीम साहब को हटाने का, क्योंकि फारूक नसीम साहब ने अब तक बहुत बेहतरीन काम किए हैं। उन्होंने वजारत को बड़े आसान तरीके से हैंडल किया है और बाकी मामलात को भी देखा है। अली रजा साहब, अली जफर साहब गालबन इसीलिए ही जो अपना सेनेट का टिकट लिया है कि वो सीट के लिए मौजूद तरीन उम्मीदवार समझे जाते हैं। लेकिन क्या वजीर कानून के तौर पर एक बेहतरीन किरदार अदा कर पाएंगे? मेरा ख्याल है वो फारूक नसीम ज्यादा बेहतर चॉइस है उनकी। मेरा जाती राय है कि शायद फारूक नसीम को भी तब्दील ना किया जा सके। और जहां तक गवर्नर सिंध के हवाले से, वो मेरे पास इतलात है, इंफॉर्मेशन है कि गवर्नर सिंध को शायद तब्दील कर दिया जाए और उनकी जगह नया नाम आपके सामने आ जाएगा। वो मैंने अभी बाज को भेजा है। मेरा ख्याल है वो उड़ान लंबी है उसकी, जब तो वहां तक पहुंचेगा तो वो खबर दे दूंगा मैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आपने इस पहर, रात के इस पहर मुझे अपना कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्यों?